Hello and welcome back to Nostrum, the ultimate current affair series of बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के अर्धवार्षिकांक इस एपिसोड में देखेंगे। फरवरी 2024 से अगस्त अभी तक के अगस्त 2024 के करंट डेवलपमेंट को, जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है माय डियर फ्रेंड। ये पूरे 1 ईयर का सीरीज है। ये 1 ईयर का ये पूरा सीरीज है। इसमें हम अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट डेवलपमेंट को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, सेक्शन वाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, यदि प्रीवियस एपिसोड आपने मिस किया है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे फॉलो जरूर कर लेना। काफ़ी सेलेक्टिव होके, चूजी होके, एग्जाम ओरिएंटेड, और हमारा जो मेन यूएसपी है ना, वो करंट अफेयर्स की क्वालिटी तो है ही, साथ में विश्लेषणात्मक नज़रिए के साथ आपको स्टैटिक पॉइंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक से संबंधित कोई स्टैटिक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला हमारा जो पॉइंट है, आज का टॉपिक है, वह है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सिक्योरिटी और शांति सुरक्षा के लिहाज से अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंद महासागर सम्मेलन, जो कि 7वां था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ 9 से 10 फरवरी 2024 को। इसकी थीम क्या थी? एक स्थिर और टिकाऊ महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। माय डियर फ्रेंड, इसका जो उद्देश्य था, क्षेत्र के देशों के लिए सामान्य गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, महासागर स्तर, प्राकृतिक आपदाएं और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपने देखा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका स्लाइड ओरिएंटेशन हम बदल लेते हैं थोड़ा, स्क्रॉलिंग डायरेक्शन, ताकि हमें स्क्रॉल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन माय डियर फ्रेंड। अगला हमारा टॉपिक है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024। आयोजन स्थान इसका नई दिल्ली में था। इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के सहयोग से किया जाता है। इसका आयोजन इसके साथ साथ इसके उद्देश्य की बात करें तो सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी, रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त चुनौतियों, अकादमिक जुड़ाव, उद्योग स्टार्टअप कनेक्शन, रक्षा परियोजनाओं में निवेश को शामिल करते हुए एक रक्षा नवाचार पुल स्थापित करना। इसके साथ साथ जेट ईंधन, लंबी दूरी की तोपखाने, पैदल सेना वाहनों के सह उत्पादन की संभावनाएं तलाशना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया के बीच में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ना, ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन पूछ देगा कहाँ आयोजित हुआ और किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। यदि फैक्चुअल ओरिएंटेशन के साथ पूछे तो यहाँ से पूछ सकता है। बाकी जो इसका विश्लेषण है, हालांकि इन शॉर्ट है, समरी है, बट इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 को आबू धाबी में किया गया। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायौदी के द्वारा किया गया। माय डियर फ्रेंड, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और देखो, ये जो करंट अफेयर्स है ना, आपके केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बीपीएससी टीचर, बीएसएससी, बीपीएसएससी का कोई भी एग्जाम जैसे बिहार दरोगा वगैरह होता है, सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसका पेड जो है, आप
आपको पता है कि खर्चा भी हम आप ही से निकालना पड़ता है। तो इसका जो पेड वर्जन है, मात्र पेड वर्जन इन द सेंस कि वीडियो तो आपको सब फ्री में मिलेगा, लेकिन पीडीएफ नोट्स के लिए ये आपको 251 रुपये पेड करने होंगे। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर वगैरह दिया हुआ है। यदि इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो ये मिनिमम सी राशि है, सहयोगात्मक राशि। इसे पे करके आप इसके पीडीएफ का भी लाभ प्राप्त कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, गुयाना के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई थी 6 से 11 फरवरी 2024 को। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है, भारतीय कैबिनेट ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो ये हो गया कि गुयाना के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई थी, जो कि है मार्क फिलिप्स, 6 से 11 फरवरी 2024। और इनके बाद ये क्या क्या एग्रीमेंट वगैरह हुए ये आपने देखा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो मुख्य टॉपिक्स थे वे क्या थे ये देखा। अब जो इंडिया का एनर्जी प्रोफाइल है ना, ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो पहले हम इसे करेंगे इन सर्किल, इन्फ्यूज, ताकि ये सेपरेट हो जाए, और उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यदि भारत के एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो क्या देखा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, रिफाइनरी प्रोडक्ट का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता, और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे थोड़ा प्री के साथ साथ थोड़ा सा मेंस का ओरिएंटेशन देना चाहूँगा। अपनी एनर्जी और शक्तियों का काफ़ी जो भारत है ना, काफ़ी आयात करता है विदेशों से, तो जो इसका फॉरेक्स है ये काफ़ी चला जाता है, फॉरेन ट्रेड के रूप में बाहर चला जाता है, मनी बाहर चली जाती है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा की बात करी जा रही है। भारत नए नए विकल्पों को खोज रहा है, इसके साथ साथ नए नए एलाइज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि विकल्पों के हिस्से हैं। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, गुयाना की बात कर लें तो गयाना या गुयाना कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना दक्षिण अमेरिका देश है। आप सबने देखा होगा ज्योग्राफी वाइल रीडिंग ज्योग्राफी। राजधानी और सबसे बड़ा नगर जो है इसका जॉर्ज टाउन है माय डियर फ्रेंड। वहीं बात करते हैं कतर की। कतर जो है इस साल फरवरी में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। भारत ने कतर द्वारा 30 अगस्त 2022 से हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए कतर का आभार व्यक्त किया है। ठीक है, ये हुआ था क्या कि इनके जो लोअर न्यायालय होते हैं ना, न्यायपालिका के द्वारा इन 8 भारतीयों को जासूसी वगैरह के ऐसे कुछ केसेज में, किन किन केसेज में इनको वो कर दिया गया था, मृत्यु की सजा दे दी गई थी। तो काफ़ी हो हल्ला मचा था इंडिया में। तो उसके बाद जो है भारत ने अपना चैनल एक्टिवेट किया, डिप्लोमेटिक चैनल कहिए, सॉफ्ट चैनल या हार्ड चैनल, सबके माध्यम से इनको रिलीज कराया। 8 फरवरी को ये हुआ था और 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया 12 फरवरी 2024 को माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि कतर की बात करें तो ये पर्सियन गल्फ में है, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन, चूंकि हमारा लगभग पड़ोसी है, कोई बहुत ज़्यादा दूरी तो है नहीं। ठीक है, तो कतर देखो, और कतर की सीमा मात्र सऊदी अरेबिया से लगती है। ठीक है, कतर की सीमा मात्र एक सऊदी अरेबिया से लगती है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कतर की सीमा किन देशों या देश से लगती है। ठीक है, तो मात्र सऊदी अरेबिया भी कहा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। चर्चा का विषय है। नेपाल आजकल अपने ही जो ग्रे जोन पॉलिसी है चाइना का, उसके बदौलत नेपाल को भी अपने ट्रैप में फंसा रहा है, भारत को और भारत के पड़ोसी देशों को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में। तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भारत और नेपाल के मध्य एक प्रस्तावित द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है। उद्देश्य क्या है, दोनों देशों में ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई बढ़ाना,
महाकाली नदी पर ये 315 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है। महाकाली हिमालय के काला पानी जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है और घाघरा नदी में क्या हो जाती है, ये मिल जाती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये सीधे सीधे नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे बहती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकता है। 11 से 13 मार्च 2024 तक मॉरिशस गणराज्य की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा भी थी हमारी राष्ट्रपति। यह मॉरिशस की उनकी पहली राजकीय यात्रा थी। मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की प्रतिष्ठित मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मॉरिशस और संघ लोग से बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह भी होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पे साइन भी होता है कई सारे विभागों के बीच, जिसमें मुझे ये लगा मॉरिशस और संघ लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा कब से कब तक रही और यह उनकी पहली राजकीय यात्रा थी मॉरिशस की। याओंडे घोषणा पत्र, याओंडे डिक्लेरेशन अपने आप में काफ़ी चर्चा का विषय है। 6 मार्च 2024 को मलेरिया से सबसे अधिक पीड़ित 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है माय डियर फ्रेंड। हस्ताक्षरकर्ता देश हैं बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। ये है क्या, जो ये देश है ना, अगर वैश्विक मलेरिया से मौत का जो भार वहन के दृष्टि से देखें तो अफ्रीका अकेले 95% भार वहन करता है। और यही मलेरिया से बचाव के से संबंधित ही है याओंडे घोषणा पत्र। याओंडे जो है ये कैमरून की राजधानी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससीओ स्टार्टअप फोरम चौथा है, ये फोर्थ एससीओ स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह सभी एससीओ सदस्य देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच और बातचीत और एक सहयोग करने का मंच है। उद्देश्य नवाचार की भावना को बढ़ावा देना, अधिक रोजगार सृजन करना, युवा प्रतिभाओं को नवीन समाधान के लिए प्रोत्साहित करना तथा एससीओ सदस्य देशों के मध्य स्टार्टअप इंटरेक्शन का विस्तार करना आदि है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब लगे हाथ हम एससीओ के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। यह एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 2003 में हुआ था। बीजिंग में इसका मुख्यालय है। 8 से 9 जून 2017 को एससीओ अस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ में भारत जो है शामिल हुआ था। इसके 9 सदस्य देश हैं भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना और यहाँ से प्रश्न अमूमन पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है अफ्रीका क्लब। देखो, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में आयोजित 37वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में इस क्लब का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? नवीन वित्तीय उपकरणों को पेश करना, ऋण प्रबंधन पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना, अफ्रीकी देशों को विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास को बढ़ावा देना। अफ्रीकी संघ अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित 55 सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका सचिवालय आदिस अबाबा, जो कि इथोपिया की राजधानी है, में है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को हुई थी माय डियर फ्रेंड। एक फैक्चुअल है कि फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है। 4 मार्च 2024 को फ्रांस जो है गर्भपात का संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये हो गया माय डियर फ्रेंड, और ऐसा करने वाला, एबॉर्शन को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने वाला फ्रांस जो है विश्व का पहला देश बन गया है। हमारा अगला टॉपिक है मेकांग डेल्टा। जो भी राइस बाउल बोले जाते हैं ना, जो भी ज्योग्राफिकल रीजन विश्व के, उसमें से एक ये भी है। जैसे हमारे इंडिया में छत्तीसगढ़ वाला रीजन को राइस बाउल एरिया बोला जाता है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ राइस उपजाए जाते हैं, धान की प्रजातियाँ उपजाई जाती हैं। तो ये मेकांग डेल्टा भी उसी लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ना खारे पानी के बढ़ते जल स्तर के कारण जो भूवैज्ञानिक होते हैं इसको मतलब एक खतरे के रूप में देख रहे हैं, और सबको वहाँ पे चेताया गया है कि अगर ये ढंग से इसको रोका वोका नहीं गया और इसके लिए संरक्षण के लिए कुछ किया नहीं गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा सिचुएशन। तो मेकांग की बात करें तो मेकांग विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशिया से होकर बहती है। तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होके ये बहती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये देखो तिब्बत वाला रीजन हो गया, ये हो गया आपका लाओस, ये थाईलैंड, मेकांग, कंबोडिया, और ये हो गया आपका वियतनाम माय डियर फ्रेंड। हमारा अगला टॉपिक है टोंकिन की खाड़ी। स्थिति इसकी दक्षिण चीन सागर है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी चीन में टोंकिन की सीमा बनती है। ये देखो गल्फ ऑफ टोंकिन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और विवादी क्षेत्र है पूरा साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ टोंकिन, ये सब चाइना जो है इस पे अपना ही आधिपत्य जताने की कोशिश करता है, तो ध्यान में रखना इसे। ठीक है, अफानसी निकितिन सीमा काउंट हिंद महासागर में कोबाल्ट समृद्ध क्षेत्र है। भारत ने अन्वेषण करने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीवेद अथॉरिटी में क्या किया है, आवेदन किया मेरे फ्रेंड। अफानसी निकितिन सीमा काउंट कोबाल्ट, निकिल, मैग्जीन और तांबे के भंडार से समृद्ध है। भारत पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए कार्ल्सवर्ग रिज में भी अन्वेषण की अनुमति मांग रहा है, तो ये हो गया आपका कार्ल्सवर्ग रिज वाला रीजन। ठीक है, तो अफानसी निकितिन सीमा काउंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड देन आपका कार्ल्सवर्ग रिज, ये काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। तो ये दोनों टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक है क्रोकस सिटी हॉल। आपने देखा होगा कि ISK ने, जो कि इस्लामिक स्टेट खुरासान है, ने मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हमला किया था, जिसमें गोलीबारी में लगभग 143 लोगों की मौत हो गई थी। तो क्रोकस सिटी हॉल कहाँ है, अपने आप में महत्वपूर्ण है फैक्चुअल ओरिएंटेशन के साथ, तो इसे ध्यान में रखना। आटाकामा मरुस्थल आप सबको पता है कि ये एडिज पर्वत के पश्चिम में स्थित है, चिली में स्थित है और दक्षिणी अमेरिका के प्रशांत तट पर एंडीज पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। मरुस्थल में शोधकर्ताओं ने सतह के 13 फीट नीचे एक छिपे हुए सूक्ष्म जीवों की आवास की खोज की है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये डेड जोन टाइप का एरिया माना जाता था, लेकिन यहाँ पर भी जीवमंडल की, एक बहुत बड़े जीवमंडल की खोज करी गई है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है फेंटानिल। देखो काफी इंपॉर्टेंट है। USA में ना ये फेंटानिल चाइना से मंगाता है, अमेरिका इंपोर्ट करता है। तो अभी उसके 2 मिनिस्टर मिले थे, तो इवन इफ जो मिनिस्टर गए थे वो वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस कंसर्न को उठाया है कि आपके यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में फेंटानिल जो है हमारे यहाँ इलीगल, इसका स्मगलिंग हो रही है। इलीगल क्या, स्मगलिंग खुद इलीगल होता है, इस स्मगलिंग हो रही है। और इससे हो क्या रहा है कि वहाँ पे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं और मर रहे हैं, काफ़ी लोग मर रहे हैं। तो इसको लेके कंसर्न बना हुआ है। तो फेंटानिल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये सिंथेटिक ओपियोइड प्रीकर्सर है। फेंटानिल एक बहुत ही शक्तिशाली कृत्रिम ओपियोइड है, जिसे एनाल्जेसिक के रूप में प्रयोग हेतु अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। एनाल्जेसिक ऐसी औषधियाँ हैं जिसे दर्द के राहत हेतु उपयोग में लाया जाता है, ध्यान में रखना। और ओपियोइड BPSC कई बार पूछ चुका है इस पे प्रश्न माय डियर फ्रेंड। और ओपियोइड ड्रग्स की विशेष श्रेणी है, जिसे अफीम के पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मैक्सिको दूतावास पर इक्वेडोर की छापेमारी की रही है। ये बहुत ही मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में रेयरली ही ऐसा ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप सबको पता है कि किसी भी देश का अगर दूतावास होता है ना, आपके देश में यदि जर्मनी का दूतावास है, तो आपका जो वहाँ का, आपके यहाँ का जो लोकल कानून है वो उस पार्टिकुलर एरिया में नहीं होता है। ठीक है, लागू ही नहीं होगा। अगर कोई मर्डर करके भी भाग जाए उसमें, तो उसको संरक्षण प्राप्त है। वैसे ही राजदूत को संरक्षण प्राप्त है इन सारी चीज़ों से। लोकल जो है उस पर नियम कानून के तहत उसे सजा नहीं दिया जा सकता। तो हुआ क्या, देखो इसमें जो केस है ना,
इसमें बताया गया कि इक्वाडोर पुलिस ने मैक्सिकन दूतावास पर छापा मारा था। क्यों? क्योंकि इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास, जिसे मैक्सिकन सरकार द्वारा राजनीतिक शरण दी गई थी, इसीलिए माय डियर फ्रेंड मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने इस घटना को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 और संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए इक्वाडोर सरकार की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। ठीक है, अब ये वियना कन्वेंशन कौन सी वाला है आपको पता होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, 18 अप्रैल 1961 को ऑस्ट्रिया के वियना में अपनाया गया था और 24 अप्रैल 1964 को लागू किया गया था। भारत सहित 193 देश इसके हस्ताक्षर करता है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना। कन्वेंशन का एक प्रमुख सिद्धांत राजनयिक प्रतिरक्षा है। इस राजनयिकों को उस मेजबान देश में कुछ कानून और करों से छूट देता है या जहां वे तैनात होते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये कानून अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, ध्यान में रखना। माउंट एरेबस, ये रॉस द्वीप अंटार्कटिका पर स्थित है माय डियर फ्रेंड, और वहाँ का सबसे ऊंचा जो है ना, ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और स्ट्रैटो ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्रैटो ज्वालामुखी का जिसका कोन जो है ना परत दर परत दर परत दर ऐसे निर्माण होता है, उसे स्ट्रैटो ज्वालामुखी कहते हैं। वहीं माउंट रुआंग की बात करें तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित है और ये भी स्ट्रैटो ज्वालामुखी का उदाहरण है। संरचना शंक्वाकार या कठोर लावा और ट्रैफा की कई परतों के द्वारा क्या होते हैं, ये निर्मित हुए हैं हमारे फ्रेंड। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक दारफुर, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। दारफुर सूडान में भूखमरी का संकट पैदा हो गया है और लोग अपनी भूख मिटाने के लिए घास और मूंगफली के छिलके खा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आप शादियों में जाते हो ना, ऑब्वियस मुझे पता है, यू आर मेच्योर इनफ, क्वाइट मेच्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स। जहाँ पे एक तरफ लोगों को खाने को इतना मिल रहा है कि वो उसको बर्बाद कर रहे हैं और जहाँ पे एक तरफ लोगों को इतना खाने को नहीं मिल रहा है कि वो पेट पाल सकें, तो वो भूख से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, घास और मूंगफली के छिलके खा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कहा है, किसी अरे गहरे व्यक्ति नहीं कहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ये है दारफुर रीजन सूडान का। ठीक है, यहाँ पे मैप में देख लो, मैप मैंने डाल दिया है ताकि आप इसको देख लो माय डियर फ्रेंड। देखो, अगला हमारा जो टॉपिक है, चुनाव से पहले काफ़ी इसके बारे में चर्चा हुई थी। भारतीय सांसद के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और ये कौन महानुभाव थे? इंटरपोल ने एक संसद सदस्य, हसन निर्वाचित क्षेत्र कर्नाटक मौजूदा सांसद और आपके पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों के साथ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तो इस महानुभाव का नाम याद रखना, बहुत ही खतरनाक आदमी है ये, प्रज्वल रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना रेड्डी ऐसा कुछ नाम है इसका, लेकिन ये नाम याद रखना, प्रज्वल रेवन्ना। ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल की एक रंग कोटी नोटिस प्रणाली है का हिस्सा है जो देशों को विश्व भर में वांछित व्यक्तियों या आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए अलर्ट और अनुरोध साझा करने में सक्षम बनाता है। उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या आपराधिक जांच में से संबंधित गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करना। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना 1956 में लियोन, फ्रांस में की गई थी। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण में सुविधा प्रदान की जाती है। हमारा अगला टॉपिक है भारत नेपाल सीमा विवाद। चाइना ने इतना पंप किया है ना नेपाल को, और कि ये हमेशा ही भारत से क्या कर रहा है, ये वहीं ग्रे जोन युद्ध नीति चाइना की डीस्टेबलाइज करने की कोशिश, भारत के पड़ोसी राज्यों से भारत के संबंधों को बिगाड़ना और उसका लाभ अपने पक्ष में करना। तो इसी में जो नेपाल है ना, अपने आप को काका समझ रहा है बहुत ज़्यादा। 2 मई 2024 को हुआ क्या, नेपाल सरकार ने 100 रुपये का एक नोट जारी करने का फैसला किया। इसमें भारत के लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्रों को एक मानचित्र में दिखाया गया जो कि इंडिया के हैं माय डियर फ्रेंड, उत्तराखंड के। और नेपाल का कह रहे हैं कि देखो ये हमारे 100 रुपये के नोट पे है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये वाला रीजन लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक। ठीक है, ध्यान में रखना, ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया है। रफा, ऑल आइज ऑन रफा माय डियर फ्रेंड। इजरायली
रक्षा बलों द्वारा राफा शहर में एक अभियान शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? इस शहर में हमास द्वारा संचालित की जाने वाली बटालियन को समाप्त करना, ठीक है, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। राफा शहर मिस्र के साथ गाजा पट्टी की दक्षिणी सीमा पर स्थित है, ये राफा, ठीक है। ये देखना, ये देखो, इजराइल की मैपिंग आपको आनी ही आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल इटली के अपुलिया में स्थित फसानो शहर में करा गया। अगला G7 सम्मेलन कहाँ होगा? 2025 में कनाडा के अल्बर्टा में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया 5वीं बार। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया। एक उन्नत AI सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा करी गई। भारत G7 का सदस्य नहीं है, परंतु भारत को ग्लोबल साउथ की अग्रणी लीडर के रूप में आमंत्रित किया जाता है माय डियर फ्रेंड। ओके गाइस, नाउ हिंद महासागर समृद्धि के लिए आर्थिक ढांचे की मंत्री स्तरीय बैठक 6 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित हुई। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में के प्रयासों में तेजी लाना। अगला टॉपिक तेचो फुनान नहर। ये देखो, ये तेचो फुनान नहर, ठीक है, वही मेकांग रिवर पे बनाया जा रहा है। कंबोडिया ने चीन समर्थित तेचो फुनान नहर का निर्माण शुरू कर दिया है। और उद्देश्य क्या है? मेकांग नदी बेसिन को कंबोडियाई तट से जोड़ना। और नहर निर्माण से क्या होगा? जो भी वियतनाम बंदरगाह पे निर्भरता है ना कंबोडिया की, तो निर्भरता कम होगी, परिवहन लागत कम होगा और बेहतर सिंचाई सुविधा जो है ये सुनिश्चित हो पाएगी। अगला हमारा टॉपिक वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम 2024। आयोजन स्थल स्विट्जरलैंड का जिनेवा, 27 से 31 मई 2024। लक्ष्य क्या है? जन केंद्रित, समावेशी और विकासोन्मुख सूचना समाज को बढ़ावा देना, जिससे सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, उपयोग और साझाकरण क्या हो, संभव हो सके। तो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। साइपन द्वीप, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित साइपन द्वीप उत्तरी मरियाना द्वीप समूह की क्या है? राजधानी है माय डियर फ्रेंड। अगला हमारा टॉपिक बफेल्स नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नामाक्वालैंड जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का एक रेगिस्तानी इलाका यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसी में है ये। वैज्ञानिकों ने नामाक्वालैंड में बफेल्स नदी के किनारे दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीलों की खोज की है। क्वाइट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। अगेन यहाँ से बीपीएससी प्रश्न इसे सीधे सीधे उठा के डाल सकता है। हर एक टॉपिक ही काफ़ी चूजी है, इंपॉर्टेंट है, और चूजी प्रवृत्ति के साथ इसे चूज करके एग्जाम ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के करंट टेम्परामेंट को इसे समाहित किया गया है। जापान के सादो स्वर्ण खदानों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शादो खदानों का एक लंबा इतिहास है, 12वीं सदी से संचालित है और जापान में सादो द्वीप पे स्थित है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, सादो द्वीप पे स्थित है। तो प्रश्न यहाँ से भी बीपीएससी अराइज कर सकता है कि जापान में सादो द्वीप कहाँ स्थित है। ये खदानें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक सोना और चांदी के उत्पादन करती रहीं। ये विशेष रूप से अपनी पारंपरिक हस्तकला आधारित खनन तकनीकों के लिए उल्लेखनीय है, जो उसी अवधि में यूरोपीय खदानों में देखी जाने वाली यंत्रीकृत विधियों से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। यूके और भारत ने नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है। ये है हमारा अगला टॉपिक। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के साथ उनके रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना। भारत यूके रोड मैप 2030 में कई ऐसे क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है जहां दोनों देशों के नेता एक साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी भी क्या है, शामिल है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत TSI के तहत एक द्विदिशात्मक प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी प्रभारी होंगे। यह प्रणाली महत्वपूर्ण और नई प्रौद्योगिकियों से संबंधित व्यापार समस्याओं को संभालेगी, जिससे सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की जा सकेगी।
भारत अमेरिका ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 26 जुलाई 2024 को। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को सुगम बनाना। दोनों देशों ने चोरी की गई कलाकृतियों को लौटाने और सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध व्यापार को रोकने का एक बड़ा वादा किया है, जिसे में ये समझौता भी शामिल है। हमारा अगला टॉपिक है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। यह यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने, यूरोपीय व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए अपनी एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में ये है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये है क्या? देखो, वस्तुओं पर उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ना ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा के आधार पर ये लगाया जाता है टैक्स, ठीक है। एक तरीके का कर लगाया जाता है। जिन प्रमुख उद्योगों पर लगाया जाता है उनमें है लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम और उर्वरक शामिल है इसमें। अगला हमारा टॉपिक, चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर उच्च गति वाली ट्रेन का अनावरण किया है और नई ट्रेनें पुरानी स्टील ट्रेनों की तुलना में काफ़ी हल्की हैं, जिसे स्मॉग स्तर पे बड़े पैमाने पे कमी आएगी। मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदर्शन को बनाए रखने हुए यथासंभव हल्के वाहनों को चलाना। कार्बन फाइबर ट्रेन 87 मील प्रति घंटे तक की गति पर पहुंचेगी और समान स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% ऊर्जा का कम उपयोग करेगी। यह नया विचार परिवहन में एक स्वस्थ कम कार्बन भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कार्बन एमिशन भी काफ़ी कम होगा। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के 10वें अफ्रीकी सदस्य रूप में शामिल हुआ। अपने आप में ये लाइन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से ही मतलब पूछा जा सकता है। इसका जो दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है वो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है। देखो, पूरा नाम सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन है। 1992 में मुख्य रूप से यूरोपीय क्षेत्र के लिए बनाया गया था और 2016 में इसके उद्देश्यों को अधिक वैश्विक बनाया गया ताकि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश इसमें शामिल हो सकें और साझा जल आपूर्ति के दीर्घकालिक प्रबंधन को समर्थन कर सकें माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है फिलीपींस को यूएन जलवायु कोष बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है। फिलीपींस को हाल ही में हानि और क्षति कोष के बोर्ड के मेजबानी के लिए चुना गया है और यह उन लोगों की मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक ने इसी महीने की शुरुआत में अस्थायी रूप से 4 वर्षों के लिए इस कोष की देखरेख के लिए सहमति व्यक्त की थी माय डियर फ्रेंड। हानि और क्षति कोष की बात करें तो 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसकी स्थापना करी गई थी ताकि यह कमजोर देशों की मदद कर सके जो प्राकृतिक आपदाओं से क्या है प्रभावित है माय डियर फ्रेंड। अगला हमारा टॉपिक है बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा समूह के में 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो बांग्लादेश अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल आप देख ही रहे हो तख्ता पलट हो गया, उसमें अमेरिका चाचा का पूरा हाथ है। यह एक क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का समूह है जो हिंद महासागर में नौसेना सुरक्षा समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करता है। CSC की स्थापना 2020 में भारत, श्रीलंका, मालदीव द्वारा प्रारंभिक सदस्यों के रूप में करी गई थी। उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों को सुरक्षा मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके बाद मॉरिशस और हाल ही में बांग्लादेश भी इस समूह में शामिल हुए हैं। प्रोजेक्ट 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संदर्भ में लॉन्च करा गया। और लिख के रख लो, याद कर लेना, ये नॉस्ट्रम द अल्टीमेट करंट अफेयर सीरीज का अर्धवार्षिकांक इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम जनवरी 2024 टू अगस्त 2024 टिल डेट, यहाँ से माफ करना मच्छर परेशान कर रहा है, यहाँ से जो है ये वाला प्रश्न जरूर पूछेगा आपके 70 BPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। प्रोजेक्ट 25 देख लेना तुम, एक व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है, 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में लॉन्च करा गया है। उद्देश्य क्या है? 2025 में अमेरिका की संघीय सरकार को प्रभावी रूप से आकार देना और उनकी नीतियों को नई दिशा देना जो कि एक प्रशासन के तहत लागू की जा सकती है। इसमें क्लिक बैट कहाँ से मिल रहा है? क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पूछेगा और क्यों आपको भी लगना चाहिए पूछेगा? हुआ क्या है, इस योजना को हेरिटेज फाउंडेशन जैसे कंजर्वेटिव संगठनों का समर्थन प्राप्त है जिसका उद्देश्य एजेंसियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना, नौकरशाही में सुधार लाना और नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव करना है। और ऐसा कहा जा रहा है, मार्केट में अफवाह है
लोकतंत्र के चाचा में अफवाह है, लोगों में अफवाह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे हैं और ढेर सारी फंडिंग भी कर रहे हैं। राय की बात है, ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। और इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, यूएसए का इलेक्शन होने वाला है माय डियर फ्रेंड, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू बी आस्क्ड इन 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगला और इस एपिसोड का लास्ट टॉपिक, दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्रकारी 5 जुलाई 2024 को इंडोनेशिया में खोजी गई। स्थान इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे स्थित है। पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञात गुफा चित्रकारी की खोज की, जिसकी तारीख प्रमाणित की जा सकी है। यह कला लेयंग करमपुआंग गुफा की छत पर पाया गया है, जिसे कम से कम 51,200 साल पहले बनाया गया था माय डियर फ्रेंड। तो ये था इंटरनेशनल रिलेशन का पूरे 6 माह का कलेक्शन। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कंटेंट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करो, ताकि हमारा मोरल बूस्ट हो सके। आपके सहयोग की आवश्यकता है और इसे अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना माय डियर फ्रेंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।